स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस कक्षा में। और आज हम लेकर के आए हैं 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 12 फरवरी को संपन्न हुई थी, उसमें आए हुए प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों का हल। 30 प्रश्न विज्ञान के थे, काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। हर बार इस खंड से लगभग इतने ही प्रश्न आते हैं और 150 में 30 प्रश्न एक बड़ा हिस्सा होता है। और स्पष्ट विभाजन इसमें विषयों का दिख रहा है, जिसमें 30 में से 10 क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान से, 10 रसायन विज्ञान से और 10 प्रश्न आपके जीव विज्ञान से हैं। ये सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न इस बार प्रारंभिक परीक्षा में थे और जो प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न थे वो करंट अफेयर्स में आपसे पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन आए हैं। हालांकि क्वेश्चंस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो सामान्यतः 3-4 जो प्रमुख चैप्टर्स हैं आपके साउंड, मोशन और लाइट, वहां से देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री में जो आपके प्रश्न है वो एसिड, सॉल्ट बेस्ड और रिएक्शन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। और अगर हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा आए हैं। आइए एक एक कर प्रश्नों को देखते हैं कि क्या रहा है इस बार विज्ञान के प्रश्नों का स्तर। और आगामी 30 सितंबर को जो एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली है आयोग के द्वारा, उसमें प्रश्न बनने की संभावना कहां से है। हमने जो प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ पे किया है, तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि किस तरीके से सोर्स रहा, यानी प्रश्न पूछे कहां से गए हैं, आयोग प्रश्न बनाता कहां से है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस संदर्भ में एनसीईआरटी एक मुख्य सोर्स हमको मिला है। एनसीईआरटी में से 90% साइंस के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न एकदम बेसिक एनसीईआरटी सिंपल सा क्वेश्चन कि पदार्थ के एक रूप में जिसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन एक इसका निश्चित आयतन होता है, तो 3 पदार्थ के रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वहां से प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी से लिक्विड स्टेट के बारे में कि लिक्विड होता है नो फिक्स्ड स्टेट बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यही लाइन उठा करके सीधे यहाँ प्रश्न में पूछी गई है। तो अब इसमें से कौन सा द्रव है, तो द्रव से संबंधित संकल्पनात्मक प्रश्न है। तो द्रव है यहाँ पे मिट्टी का तेल, तो सही हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये आपका ठोस है, ये गैस है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मिट्टी का तेल आपका सही आंसर है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। यानी देखिए कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो क्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल और क्षार के साथ नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब है कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो 2 एग्जाम्पल दिए गए थे भाई आपके ऑप्शन में भी हैं, CuO और Al2O3, यही यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जनरली ये क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड जो दोनों बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर करते हैं, यानी अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकृति की तरीके व्यवहार करते हैं और इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी से सीधा सीधा प्रश्न आपका उठाया गया था। इसका थोड़ा स्टैंडर्ड था लेकिन प्रश्न आपके एनसीईआरटी सही है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम भी अपने यहाँ पे जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी का कराते हैं उसमें सारे प्रश्न आपको कराए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो सीधी सीधी लाइन एनसीईआरटी से उठा करके प्रश्न बनाया गया है। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड पहला नाम मिला हमको, अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन दूसरा नाम, वाटर वेपर जलवाष्प तीसरा नाम, नाइट्रस ऑक्साइड चौथा नाम, CFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सब दिया हुआ है। उपयुक्त में एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न भी एनसीईआरटी से, जिसमें पूछा गया है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है हाउ डू मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये एनसीईआरटी की सीधी हेडिंग थी, यहीं से आपका सीधा प्रश्न उठा करके पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी अभिक्रिया भी दी गई है कि जैसे आपका एक धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, किसी अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर ये क्रिया करता है तो NaCl यानी नमक बनेगा, H2O यानी पानी बनेगा, और कौन सी गैस में मुक्त हो रही है, CO2। तो सीधी सी बात है, कोई भी कार्बोनेट अगर क्रिया करेगा तो उसमें CO3 होता है, तो यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते थे कि CO2 निकलेगी। तो ये आपका जो है ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से था। अगला प्रश्न भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से, केवल प्रतीकात्मक नाम यहाँ पे दिया हुआ है और इसी की संरचना के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि किस चीज की संरचना है, ये ऑक्सैलिक एसिड, यही आपका पहला उत्तर है, यानी सही उत्तर है ए। ऑक्सैलिक अम्ल को HCOOH कहा जाता है। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी कहानी कमीशन ने बना करके दी है आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको 3 प्रश्नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है, अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा।
तो एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन क्या दी हुई है, लिटमस एक नेचुरल डाई है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, व्हेन लिटमस एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, यानी अगर नीला हो जा रहा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, यानी आंसर होगा बी क्षार, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नीला कैसे हो जाएगा, तो अगर अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये और एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, ये भी एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है कि कहाँ से लिए जाते हैं और किस तरीके की इनकी महक होती है। तो एसिटिक एसिड के आगे क्या लिखा है, विनेगर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विनेगर, सही आंसर क्या होगा, सिरका सी। ये भी डायरेक्ट प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया, तो अगर आप केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके जाएंगे तो विज्ञान के 30 में से 30 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा सिरका। अगला प्रश्न है आपका, शुष्क HCl गैस, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का प्रश्न था। शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, जैसे सामान्यतः HCl को हम मानते हैं कि ये अम्ल है, तो अम्ल है तो इसको क्या कर देना चाहिए, लिटमस पेपर को लाल कर देना चाहिए, क्योंकि क्षार नीला कर देता है। अब इसमें यहाँ पे पूछा गया कि क्यों नहीं करती है, तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि शुष्क HCl गैस में अम्लीय प्रवृत्ति नहीं होती है, और इसकी अभिक्रिया भी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, हम इसके डिटेल में नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे समझिए कि जब भी HCl और H2O यानी जल मिलाया जाएगा तो H3O+ ये धनात्मक आयन बनता है और यही लिटमस पेपर से क्रिया करता है, जिसके कारण उसका रंग बदलता है। तो यही आपका विकल्प यहाँ पे दिया है, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे क्योंकि शुष्क है, तो H2O मिलेगा नहीं, जब तक H2O नहीं मिलेगा तब तक H3O+ बनेगा नहीं, तो आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ये सही ऑप्शन होगा आपका आंसर बी। मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है तो आप आयोग के सामने भी प्रस्ताव रख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को आयोग भी एक सही स्रोत मानता है। तो अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है या आयोग उत्तर कुंजी जारी करता है और आपके नहीं मिलते हैं प्रश्न, तो आप हमारी उत्तर की से आयोग को जवाब दे सकते हैं कि ये चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। अगला प्रश्न आपका, विषम का पता लगाइए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था और ये पूरा चेक करने के लिए था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में कैसा रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया विषम यानी ऑड चूज करना है, और ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। किस कैटेगरी के हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से सारे केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस, कोयले का जलना, फल का पकना, यहाँ पे दिया हुआ है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। सीमेंट की सेटिंग भी केमिकल चेंज है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें अधिकतर ऊष्मा निष्कर्षित होती है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो अब कोई विषम नहीं, सब एक जैसे हैं, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डबल नेगेशन, एक विषम का नेगेशन और इसका नेगेशन, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे उत्तर कुंजियों में गलत दिया हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, इसकी सबसे सटीक व्याख्या यहाँ पे दी गई है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया। एनसीईआरटी में तुलना की गई है दोनों की संरचना की, और एनसीईआरटी में सीधी सी एक लाइन लिखी हुई है, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, यानी भौतिक गुण दोनों के अलग अलग हैं। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, यानी उनकी रासायनिक जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी हैं। अब इनमें से कौन सी भौतिक और रासायनिक विशेषता है, ये आपको पता होगा तो आप उत्तर कर लेंगे। जैसे समान क्रिस्टल संरचना रासायनिक विशेषता है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक जैसी कठोरता, ये हो नहीं सकता। एक जैसी विद्युत चालकता नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। ये आप जो क्रिस्टल संरचना देख रहे हैं ये समान है, बस उनके बीच में बंद अलग अलग है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो बायोलॉजी के एनसीईआरटी से एक ही पैरा से दो प्रश्न बनाए हैं, 96 और 99। आइए देखते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं उसमें रंध्र होते हैं, जिसके माध्यम से आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, दिस इज रेफर्ड एज कोहेरेंट टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, जिसके बारे में 99 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो स्टोमेटा यानी रंध्र के बारे में पूछा गया है। तो स्टोमेटा जो लीफ से होता है वो ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पानी जो है वो होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन होगा तो किससे रिलेटेड होगा, ये पानी से, यानी कोशिकाओं में पानी की मात्रा। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, किस प्रकाश को। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से सीधा सीधी लाइन लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन।
तो ब्लू एंड रेड मतलब लाल और नीले, ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं भी पढ़ा था तो कॉमन सेंस से भी उत्तर कर सकते थे कि पत्तियां क्योंकि हरी होती हैं और जो जिस रंग का होता है उसका प्रकाश को सबसे कम प्रयोग करेगा। तो हरा जितने भी है वो ऑप्शन छोड़ देते, अगर आप हरा नीला हरा लाल छोड़ देते तो भी आपको सही उत्तर मिल सकता था। थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन निकट पहुंच सकते थे। तो कॉमन सेंस भी आपको वहां पे यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करना है, एलिमिनेशन अपना यूज करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, ये पूछा गया था बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि आप पौधों के जो भाग हैं उनके बारे में कितनी समझ रखते हैं। आइए देखते हैं। पहला, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ये पेड़ कहलाता है, ये सही है, मोटा तना होता है, शाखाएं होती हैं, पेड़ होती है। कमजोर तना जो सीधा नहीं खड़ा हो सकता, लता, क्रीपर्स, तो ये आप देख रहे हैं क्रीपर्स, जितने भी आपकी बेल होती है, जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, लौकी की बेल हो सकती है, आपकी कद्दू की बेल हो सकती है, ये तो जितने भी बेल हैं ये क्रीपर्स कहलाते हैं। तो ये होते तने हैं लेकिन ये सीधे नहीं खड़े हो सकते जैसे कि पेड़ का तना खड़ा होता है। अगला, पर्णवृंत, जो पत्ती को तने से जोड़ता है, पर्णवृंत यानी कि पेटियोल, पेटियोल जो होता है ये स्टेम, देखिए स्टेम को जोड़ रहा है और लीफ को जोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है। पूछा गया है कौन सा मेल सही नहीं है, तो तीनों सही है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका क्या कारण। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है लेकिन सेम पैरा से बना है जहां से ये पूछा गया था कि रंध्र किसके कारण खुलते और बंद होते हैं, उसी पैरा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे जो वैज्ञानिकों के बीच में पहले ये मतभेद था कि पानी ऊपर तक पहुंचता कैसे है, पानी ऊपर तक पहुंचता कैसे है, पुश मेथड से या पुल मेथड से। तो अधिकतर वैज्ञानिक इस बात से सहमत थे कि पुल मेथड से। तो कौन सा पुल मेथड, यहाँ पे दिया है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल। तो पुल मॉडल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी से सीधा सीधा प्रश्न था लेकिन इसका रिश्ता मॉडरेट है, सिंपल क्वेश्चन नहीं कह सकते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो स्वप्रतिकृति के लिए जैविक पदार्थ होना जरूरी है, जैविक पदार्थ यानी डीएनए आरएनए, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेशन यानी अपनी प्रतिकृति बना लेता है। अगला प्रश्न, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया था, बायोलॉजी और साइंस की एनसीईआरटी आप पढ़िए अच्छे से, 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा और 10th वाली भी। कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लीएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, और कहाँ पाए जाते हैं कार्टिलेज हमारे, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, हमारी नोज की टिप, नाक थोड़ी सी हिलती ना लेकिन टूटती नहीं है। आवर ईयर ज्वाइंट्स, हमारे ईयर के ज्वाइंट्स पे, और इसके साथ बिटवीन एडजेसेंट बोन्स एंड द वर्टिब्रल कॉलम लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, कई जगह भी पाए जाते हैं लेकिन ये हड्डी के तरीके कठोर नहीं होते हैं, मोड़े जा सकते हैं, टूटते हैं लेकिन मोड़े जा सकते हैं, हड्डियां मोड़ी नहीं जा सकती। तो सही आंसर है बी यानी कार्टिलेज। अगला प्रश्न संख्या 102, लाइकेन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का समझ लीजिए या जीव विज्ञान का समझ लीजिए, किसी का भी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकेन भी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, पैरा में पहली लाइन लिखी हुई है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। यहाँ पे कहाँ दिया एल्गी एंड फंगी, सी ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा आपका शैवाल और कवक। अगला प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी था, जिन्होंने नहीं देखा होगा ठीक प्रकार से या कभी एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया होगा उनको ये चीज थोड़ा समझने में आसानी होगी। और इस प्रश्न में एक ट्रिक ये भी है कि अगर मादा क्यूलस को जगह कर दिया जाए, मादा एनोफिलीज को जगह कर दिया जाए तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। चलिए, लेकिन इसको अभी हम नहीं करते हैं, अभी हम देखते हैं कि वास्तव में प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न पूछा गया है कि मादा एनोफिलीज को क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि मादा एनोफिलीज बैठती है। यहाँ पूछा गया मादा एनोफिलीज कैसे बैठती है, सीधा सीधा प्रश्न ये है। तो मादा एनोफिलीज को अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी जो आधा स्तर है उसके साथ ही समकोण बनाती है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आधा स्तर की सतह के समकोण पर। ये सही आंसर है इसका सी। ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है, यानी अगर यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है सी। तो अगली बार कभी परीक्षा में रिपीट करे एग्जामिनर, थोड़ा बहुत चेंज करके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में क्वेश्चन ठीक से पढ़ के देखना कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो एनाफिलीज है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है हमारा
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिका। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से सीधा सीधा प्रश्न अगर हम पूछे एनसीईआरटी से तो क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डीप गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार से प्रश्न पूछ लिया, यानी जो ऑप्शन बनाया है लिम्फोसाइट, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है लिम्फोसाइट, जो प्रतिरक्षा तंत्र हमको प्रदान करता है। जैसे बहुत सारे अन्य प्रकार हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो हर श्वेत रक्त कणिका जो होती है उसके अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होती है वो लिम्फोसाइट है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट का आंसर दिया है, यही सही होगा। प्लेटलेट और आरबीसी का इससे प्रतिरोधक क्षमता से कोई संबंध नहीं। सही आंसर है आपका बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की मांसपेशियों मसल्स के बारे में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? गलत है। तो मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, ये सही है। बहुत सारी मांसपेशियां एक साथ होती हैं और एक दूसरे की सरफेस और टेंशन और उनके लोकेशन और मूवमेंट का इंपैक्ट एक दूसरे पे पड़ता है, तो ये कथन सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये भी ठीक है, ये सही आंसर है आपका। और मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ऐसा नहीं है केवल एक की वजह से एक तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम है। लोकेशन और मूवमेंट का मुख्य काम है मांसपेशियों का, तो केवल धक्का देने का काम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत कथन ही पूछा गया था, यही वाला कथन गलत है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। अब देखिए ये भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बस अपने दिमाग को खुला रखना है। घोड़े का प्रश्न है तो दिमाग के घोड़े खुले रखने हैं। क्या करना है, वह पूछा गया है कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा। सिंपल सी बात है कि उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब जब किरणें संकेंद्रित हो जाएंगी तो वहां पे उसकी चमक कम हो जाएगी, तो सही आंसर होगा कम चमक वाला घोड़ा। कुछ लोग इसका आंसर भी बता रहे हैं कि काली पट्टियां बनाई जाएंगी तो रिफ्लेक्शन भी तो काली पट्टी का बनेगा। प्रश्न यहाँ पे ये नहीं है, प्रश्न यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है यहाँ पे, तो कम चमक वाला एक घोड़ा इसका सही आंसर होगा। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, फैक्ट इस तरीके के आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द स्टिलनेस और पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति यहाँ कहीं दिया है? नहीं दिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आयाम, तरंग दैर्ध्य, वेग, ये सब कुछ नहीं होगा, आवृत्ति, आवृत्ति है नहीं तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे फोटोवोल्टिक सेट, डायोड, एमिटर, सारे जो हैं ये यूज होते हैं डिजिटल अनुप्रयोगों में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक में से अधिक। सही आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सा बच्चे का एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि पहियों में बॉल बेयरिंग लगी होती है, इस कारण से जब रुकी हुई यानी स्थैतिक घर्षण वाली स्थिति यानी स्थितिक अवस्था में कोई बैग है उसको आपको ले जाना है, तो वो बॉल बेयरिंग के माध्यम से फ्रिक्शन को कम कर देगा, यानी घर्षण को न्यूनतम कर देता है, शून्य नहीं करता है, न्यूनतम कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोलिंग घर्षण, यानी सी ऑप्शन होगा इसका एकदम ठीक। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से सीधा सीधा आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न, ये भी एनसीईआरटी से है। यहाँ पे बस क्या किया है, फुटबॉल कर दिया है। क्रिकेट के बारे में उदाहरण आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, तो फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि क्रिकेटर का कैच लेने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। मोमेंटम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो मोमेंटम के बारे में एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, द कंक्लूजन इज क्लियर, फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मोमेंटम, यानी केवल मोमेंटम को परिवर्तित करने पर निर्भर नहीं करता है, बल ऑल्सो नाउ फास्ट एंड चेंज इज ब्रॉट अबाउट, कितना तेज आ रहा है और कितना तेजी से आपने हाथ पीछे खींचा उनका संतुलन भी होना जरूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से यानी पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पॉजिटिव रूप से आवेशित कण कौन सा है? तो सीधा सीधा एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम्स एंड देयरफॉर कैरी 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ठीक है। अगला, केंद्राभिमुखी बल सेंट्रीपिटल फोर्स
तो केंद्र की तरफ जब बल लगता है और कोई वस्तु गोल घूम रही है तो वो वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगी, यानी सर्कुलर मोशन को वो कीप करेगी। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, यानी ए आंसर सही हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल कहाँ होगा? जहां गतिज ऊर्जा होगी। ऊष्मीय ऊर्जा में नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा में, यानी जब स्थितिज के साथ गतिज ऊर्जा का कोई संक्रमण हो रहा होगा तो वहां पे होगा। तो लेकिन यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा यहाँ नहीं हो सकता। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कोई गति हो नहीं रही तो ये पॉसिबल नहीं। यहाँ पे गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा दिया गया है, यानी जब आप किसी खुरदुरी सतह पर किसी बॉक्स को अगर खिसकाएंगे तो बॉक्स की सतह पे गर्मी आएगी, किस कारण से? फ्रिक्शन के कारण से, यानी घर्षण के कारण से। घर्षण बल वहां शामिल है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न था, रिपीटेड क्वेश्चंस भी है ये। अब सीधा सीधा प्रश्न और ये देखिए, एनसीईआरटी के अनुप्रयोगात्मक सेक्शन से फिजिक्स के अधिकतर क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच पे पूछे गए हैं आपके। बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक से एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर जाएंगे? एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? बस की जगह कार दी हुई है। कार देखिए अगर राइट हैंड को मुड़ेगी तो यात्री किधर को जाएंगे? लेफ्ट हैंड को, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए भार दूसरी तरफ को चला जाता है। यानी बस अगर किस तरफ गई है, तेज मोड़ लेती है, तो उसमें बैठे यात्री किस ओर जाएंगे? तो अगर दाहिनी ओर जा रही है तो बाईं ओर। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का मतलब है दूसरे जो वाद्य यंत्र वहां पे लोग बजा रहे हैं उनके साथ में समायोजन करना है, यानी आपकी आवृत्ति वगैरह जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति अलग आएगी तो वो चुभेगा कान में। तो यहाँ पे क्या निर्धारित हो रहा है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति पेश करें, क्योंकि आवृत्ति अभी हमने एक प्रश्न में और देखा क्या निर्धारित करती है? तीक्ष्णता। तो अगर किसी की आवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो इंस्ट्रूमेंट चुभेगा फिर दूसरे आदमी, तीक्ष्ण हो जाएगा वो। तो यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं वो लगभग सेम फ्रीक्वेंसी पे होने चाहिए। तो अदर्स के साथ में यहाँ पे अदर जो इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ में सितार की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को सेट करने की कोशिश की जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, एक तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। यहाँ पे वरिष्ठता वरीयता अनुक्रम से प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में अध्यक्ष लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इंग्लिश में क्लियर है स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट एक नंबर पे, 2 नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पे स्पीकर और 5वें नंबर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सही आंसर हो जाएगा बी 2 1 4 3 5। तो सबसे सटीक उत्तर कुंजी हमने आपको प्रदान करी, सारे ऑथेंटिक सोर्स के साथ में सभी की इमेजेस हमने आपको लगा करके दिखाई। तो ये आयोग के प्रश्न बनाने का तरीका है। अनुपात में समानुपातिकता रहती है, यानी सभी को बराबर सेक्शन दिया है, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी और एक सेक्शन विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में हमेशा पूछता रहा है और आगे के एग्जामों में विज्ञान को ज्यादा भूमिका दी जाती है। विज्ञान के बाद सबसे महत्वपूर्ण इतिहास। तो विज्ञान को अगर आपको देखना है तो एनसीईआरटी जरूर कवर कीजिए, एनसीईआरटी साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, जिससे आपसे विज्ञान के प्रश्न कहीं पे भी गलत ना हो, जो आगामी आपकी 30 सितंबर की परीक्षा है। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।